अस्सलाम वालेकुम। वेलकम क्लास इन द लेक्चर ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ थिंकिंग लॉजिकली। इस चैप्टर में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस बुक में। जो फर्स्ट पार्ट है वो सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। उसमें आपने सारी की सारी थ्योरी रीड आउट करके देख लेनी है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी और बाकी का काम जो है वो बाकी की थ्योरी आपने सारी की सारी रीड आउट कर लेनी है। जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारी इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में भी जाके यूज़ होंगी और जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हमारे पास पेज नंबर 204 है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इनको रीड आउट करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या हैं और एग्ज़ाम्स में ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं आपको। फर्स्ट है हमारे पास लॉजिक। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ वैलिड रीजनिंग। लॉजिक क्या चीज़ होती है? लॉजिक स्टडी होती है वैलिड रीजनिंग की, यानी कि हमारे पास किसी भी चीज़ की वैलिड रीजनिंग होनी चाहिए, उसको हम लॉजिक कहते हैं। आमतौर पे हम रूटीन में भी जब बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ भाई, जो जो आप बात कर रहे हैं इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक बेसिकली वैलिड रीजनिंग होती है। आप जो भी रीज़न दे रहे हैं, आपकी जो भी वजूहात हैं वो वैलिड हैं, यानी वैलिड कहते हैं प्रॉपर को, जो यानी कि किसी भी तौर गलत ना हो, जो बिल्कुल ट्रू हो, प्रॉपर हो। तो वैलिड रीजनिंग को लॉजिक कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन आ सकती है इन सारी टर्म्स की शॉर्ट में। आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ है? आर्ग्यूमेंट इज़ अ सेट ऑफ प्रेमिसेस लीडिंग टू अ कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट जो है ये एक सेट ऑफ प्रेमिसेस होता है जो कि कंक्लूजन की तरफ हमें लीड करता है। कंक्लूजन कहते हैं फाइनल डिसीजन को, कंक्लूजन कहते हैं नतीजे को। और फाइनल डिसीजन जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? एक सेट ऑफ प्रेमिसेस से। प्रेमिसेस बेसिकली कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो किसी भी फाइनल नतीजे पर पहुंचने के लिए। सो अ सेट ऑफ प्रेमिसेस लीडिंग टू अ कंक्लूजन। जब हम लॉजिक के साथ कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास हम अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे जो हमें फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जाएंगे। तो वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली, वो फाइनल स्टेटमेंट्स जो कि प्रेमिसेस यहाँ पे कहा गया है उनको, वो हमें फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जाते हैं। दैट आर आर्ग्यूमेंट। प्रेमिसेस क्या चीज़ है? प्रेमिसेस आर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स इन एन आर्ग्यूमेंट। किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स प्रेमिसेस होती हैं। यानी हमें फाइनल डिसीजन तक लेके जाने के लिए जो भी उस डिसीजन को या किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, वो प्रेमिसेस होती हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें कहा गया, प्रेमिसेस का जिक्र पहले इसलिए कर दिया है स्टेटमेंट से कि हमने आर्ग्यूमेंट में प्रेमिसेस पढ़ा है तो हम प्रेमिसेस को पहले देख लेते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे कहा गया था कि अ सेट ऑफ प्रेमिसेस, यानी कि अ सेट ऑफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, वैलिड स्टेटमेंट्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, या फिर वो स्टेटमेंट्स जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती हैं और हमें फाइनल डिसीजन की तरफ ले जाती हैं। सो प्रेमिसेस आर द सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स इन एन आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट क्या चीज़ है? देखिए, आमतौर पे जब हम रूटीन में बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी आपका क्या स्टेटमेंट है, आप क्या स्टेटमेंट देते हो। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है, किसी प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, प्रिंसिपल ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट आम तौर पे यूजुअल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं कि उन्होंने ये बयान दिया है, तो वहाँ यहाँ पे उन्हीं मीनिंग्स में यूज़ होगा। बट लॉजिक में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किस तरह से किया है। स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि वो वाज़े तौर पे एक ऐसा जुमला होता है जो या तो सही होता है या गलत होता है।
वाज़े तौर पे वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी बयान दिया जा रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इज द स्टेटमेंट दैट फॉलोज फ्रॉम प्रेमिसेस। कंक्लूजन, प्रेमिसेस के बाद हमें एक स्टेटमेंट मिलता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रेमिसेस के बाद फाइनल डिसीजन की तरफ लेके जाने वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट में, तो प्रेमिसेस के बाद जिस चीज़ की तरफ हम मूव करते हैं वो कंक्लूजन होता है, दैट इज़ फाइनल डिसीजन किसी भी लॉजिक में। उसके बाद है फैलेसी। फैलेसी इज़ अ फ्लॉ इन रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर किसी भी किस्म का जो फ्लॉ आ जाता है, फ्लॉ कहते हैं गलती को, या कोई भी मिस्टेक, गलती, दैट इज़ फैलेसी। वो फैलेसी होती है रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल फैलेसी रेफर्स टू स्पेसिफिक एरर्स इन रीजनिंग। लॉजिकल फैलेसी क्या चीज़ है? ख़ास किस्म के एरर्स जो हमारे पास रीजनिंग पढ़ते हुए आए, रीजनिंग को स्टडी करते हुए ख़ास किस्म के जो एरर्स आते हैं वो लॉजिकल फैलेसी होते हैं। अ वैलिड आर्ग्यूमेंट इज़ वन वेयर इफ़ द प्रेमिसेस आर ट्रू। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होता है जहाँ पे अगर तो प्रेमिसेस ट्रू हैं द कंक्लूजन मस्ट ऑल्सो बी ट्रू। तो कंक्लूजन यानी कि नतीजा, फाइनल डिसीजन, वो भी ट्रू होता है। इट हैज़ अ करेक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका एक बिल्कुल करेक्ट, सही, ठीक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वैलिड आर्ग्यूमेंट का। प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन मस्ट ट्रू होगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है वो। An invalid argument is one where the conclusion does not logically follow from the premises. Invalid argument वो होता है जिसमें कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली प्रेमिसेस से फॉलो नहीं होता। प्रेमिसेस से हमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं मिलता, लॉजिकल फाइनल डिसीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो जाता है। इसकी हम आगे चल के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो वहाँ से फिर ये बात क्लियर हो जाएगी। इवन इफ़ द प्रेमिसेस आर ट्रू, देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर प्रेमिसेस ट्रू हैं भी तो भी फाइनल डिसीजन ट्रू नहीं हो सका। अगर प्रेमिसेस यानी कि वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स जो कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं, अगर वो ट्रू हैं भी लेकिन फाइनल पे जाके कंक्लूजन नहीं बन सका तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है। द रीज़न इज़ फ्लॉड, तो वो हमारी रीज़न गलत हो जाती है। साउंड आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड एंड हैज़ ट्रू प्रेमिसेस। साउंड आर्ग्यूमेंट वो होता है जो वैलिड भी होता है और उसकी प्रेमिसेस ट्रू होती हैं, यानी उसको सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट्स ट्रू होने के बाद जो फाइनल डिसीजन निकलता है उनकी वजह से वो भी ट्रू होता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आ सकते हैं पेपर में। मतलब ये सारे ही बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। Inductive reasoning involves generalizing from specific instances. ख़ास मिसालों से, इंस्टेंस कहते हैं मिसाल को, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ख़ास मिसालों से किसी भी बात को जनरलाइज कर देना। यानी कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो काफ़ी ख़ास हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, किसी बात को लेके, तो हमने क्या करना है, उन सारी एग्जांपल्स को लेके ना हमने एक बात को जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज करना कहते हैं कि अब अगर आपके पास किसी भी बात के हक में 5-6 या ज़्यादा सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं तो आप उसको जनरलाइज कर देते हो कि ठीक है ये चीज़ जनरलाइज हो गई। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप देखें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आयरन एक्सपैंड्स व्हेन इट हीटेड। आयरन जो है, लोहा जो है, वो एक्सपैंड करता है जब उसको हीट किया जाए। ये छोटी क्लासेस में, फिज़िक्स में आमतौर पे, मैट्रिक में या उससे भी छोटी क्लासेस में, 8th क्लास में, ये आमतौर पे हमने पढ़ा होता है फिज़िक्स में, साइंस की बुक में कि आयरन को लोहे को अगर हम हीट दें तो वो एक्सपैंड होता है। इसी तरह से हम ये भी पढ़ते हैं कि कॉपर को भी हीट दें तो एक्सपैंड होता है। फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि एलुमिनियम को हीट दें तो एक्सपैंड होता है। देखिए मैं आपको स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दे रही हूँ, कुछ ख़ास मिसालें दे रही हूँ। तो हमने इन ख़ास मिसालों से क्या जनरलाइजेशन निकाली है, कौन सी बात जनरलाइज कर ली है? आयरन हीटेड, आयरन एक्सपैंड व्हेन इट इज़ हीटेड, एलुमिनियम एक्सपैंड्स व्हेन इट हीटेड एंड कॉपर एक्सपैंड्स व्हेन इट हीटेड। तो हम कहते हैं कि अच्छा फिर अगर ऐसा है तो फिर हम एक बात जनरलाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ऑल द मेटल्स एक्सपैंड व्हेन दे आर हीटेड।
सारी मेटल्स फिर एक्सपैंड करती होंगी अगर उनको हीट दी जाए तो, ठीक है। तो हमने कुछ मिसालों से, कुछ ख़ास मिसालों से बात को जनरलाइज कर लिया। ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। क्लियर। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या कहा जा रहा है? इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन्स। इसमें हम कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन्स, कुछ ख़ास नताइज ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स। हमारे पास पहले से कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पड़े हुए हैं। प्रिंसिपल्स कहते हैं असूलों को। हमारे पास कुछ जनरल असूल पड़े हुए हैं, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पड़े हुए हैं जिनको लेके हमने ख़ास नतीजे निकाल लिए। अच्छा देखिए, वहाँ पे क्या था? कुछ ख़ास मिसालों से बात को जनरलाइज कर लिया। यहाँ पे हमने ख़ास नताइज के साथ ख़ास नताइज निकाल लिए जनरल प्रिंसिपल्स के साथ। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने उनके साथ कुछ ख़ास नताइज निकाल रही। अच्छा, कौन से जनरल प्रिंसिपल हैं, कौन से असूल हमारे पास पहले से मौजूद हैं? इसके लिए हम ऐसी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2। सारे के सारे इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, और ये एक जनरल प्रिंसिपल है। देखिए, हमें पता है कि ये एक असूल है, एक कानून है कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि 10 इज़ एन इवन नंबर। ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है, हमें पता है कि 10 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर 10 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो हमने फिर क्या किया? दो जनरल बातों से एक ख़ास नतीजा निकाल लिया कि अगर सारे के सारे इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं और 10 इज़ इवन नंबर, और अगर फिर 10 इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि 10 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल से एक ख़ास नतीजा अखज़ कर लिया 10 के बारे में, 10 के बारे में। क्लियर हो गया? ये सिंपल एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए कि टर्मिनोलॉजीज़ ये जो हैं ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इनकी, ताकि आगे जाके हमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये पेज है हमारा बुक का 204। इसके बाद एक कॉमन फैलेसी। कॉमन फैलेसी इज़ अ फ्लॉ के बारे में आपको बताया था कि फ्लॉ गलती को कहते हैं। खामी यहाँ पे लिखा हुआ है, खामी को कहते हैं, गलती को कहते हैं किसी भी किस्म की। कॉमन फैलेसी इज़ अ फ्लॉ इन रीजनिंग दैट वीकन्स एन आर्ग्यूमेंट। कॉमन फैलेसी एक ऐसा फ्लॉ है, ऐसी खामी है जो हमारे आर्ग्यूमेंट को वीकन कर देती है, कमज़ोर कर देती है। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, किसी भी फाइनल डिसीजन पे पहुंचाने के लिए हमें जो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होता है, कॉमन फैलेसी या फ्लॉ उसको रीजनिंग में कमज़ोर कर देता है, ऑफन लीडिंग टू द इनवैलिड और अनसाउंड कंक्लूजन। फिर इससे क्या होता है? कॉमन फैलेसी किस चीज़ की तरफ ले जाती है? ऑफन लीडिंग टू इनवैलिड और अनसाउंड कंक्लूजन। ये हमें फिर इनवैलिड कंक्लूजन्स की तरफ ले जाती है, जो कंक्लूजन्स वैलिड ही नहीं होते। फैलेसीज कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। फैलेसीज इंटेंशनल भी होती है, इंटेंशनल होता है जानबूझ के की जाने वाली गलती, और अनइंटेंशनल होता है जो है बाय मिस्टेक एक गलती आपसे हो गई है, आपकी जो है इंटेंशन वो नहीं थी, आपका इरादा नहीं था। इरादतन, इंटेंशनल इरादतन की जाने वाली बात, और अनइंटेंशनल गैर इरादी, अनइंटेंशनल गैर इरादी को कहते हैं। तो फैलेसीज कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। फैलेसीज इंटेंशनल भी हो सकती हैं, अनइंटेंशनल भी हो सकती हैं, एंड दे टिपिकली इन्वॉल्व्स एरर्स इन लॉजिक। और उसमें फिर लॉजिक में एरर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेजेस, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाती है, और फॉल्टी एजम्पशंस, या फिर उसमें फॉल्टी एजम्पशंस आ जाते हैं। यानी फॉल्टी एजम्पशन का मतलब है कि हमने कि एक बात एज्यूम ही गलत कर ली थी। हम जहाँ से बात को पॉइंट्स को लेके चले थे, एजम्पशन ही हमारी गलत हो गई थी, तो जाहिर है फिर फाइनल डिसीजन भी जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट की तरफ चला जाना था। दैट अंडरमाइन द आर्ग्यूमेंट्स वैलिडिटी। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये किसी भी आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी को अंडरमाइन कर देती हैं, यानी कमज़ोर कर देती हैं। अंडरमाइन भी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ ले जाती है, यानी एतमाद कमज़ोर हो जाना, या फिर समथिंग वीकन्स ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ का कमज़ोर हो जाना। फॉल्टी एजम्पशंस क्या थे? जो हम स्टार्ट से ही एज्यूम ही गलत कर लेते हैं किसी बात को। और मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज क्या चीज़ है? देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज भी कॉमन फैलेसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि अपनी ज़ुबान के साथ किसी को
काफ़ी चालाकी के साथ जो है स्टेटमेंट्स इस तरह के दे देना जैसे डबल मीनिंग बनते हो किसी स्टेटमेंट के, या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ऐसी बात कर देना, या चालाकी से किसी को काबू कर लेना। मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज वो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इसकी मिसाल ये हो सकती है कि कोई लेट्स से हम किसी स्टोर पे जाते हैं कोई चीज़ बाय करने। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम एक परफ्यूम बाय करने जा रहे हैं। तो अब शॉपकीपर जो हैं उनको पता होता है कि मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो है वो कैसे यूज़ करनी है कस्टमर के साथ। तो वो क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि वो ये कहें कि दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव, वो हमें ये कह देते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ प्रीमियम क्वालिटी। अब प्रीमियम क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, हम समझ जाते हैं कि अच्छा भाई प्रीमियम क्वालिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि फिर एक्सपेंसिव ही होगी। अब उस बंदे ने क्या किया, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज यूज़ की। और मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज यही होती है कि चालाकी से अगले को काबू कर लें, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें, चाल या तदबीर से काम ले लें। तो ये चीज़, या फिर और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, और एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में हमसे जब बजट पेश होता है या वैसे ही कोई गवर्नमेंट का ओहदेदार बात कर रहा होता है आवाम से, तो वो आके क्या कहता है कि वी आर एडजस्टिंग टैक्सेस, हम टैक्सेस को एडजस्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी आर इंक्रीजिंग टैक्सेस, ये कहने की बजाय कि हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम टैक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि जो है बात का वो मीनिंग भी बन जाए और सीधे तरीके से बात भी नहीं की, अपना मतलब भी पूरा कर लिया और बात को सीधे तरीके से किया भी नहीं। तो ये होती है मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें, फॉल्टी असम्पशंस, मैनिपुलेशन ऑफ लैंग्वेज, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स को कमज़ोर कर देती हैं। ये कॉमन फैलेसीज होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी, ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए थी, ताकि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये सारा का सारा जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, ये सारा थेरी है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें इन टर्म्स के अलावा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज़ truth tables, proposition and truth values. This is very important. इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या चीज़ होती है? प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? A proposition makes a claim, either an assertion or a denial. प्रोपोजिशन एक क्लेम होता है, एक दावा होता है, इधर एन असर्शन भी दावे को ही कहते हैं, क्लेम भी दावे को ही कहते हैं, और डिनाइल कहते हैं इनकार को। या ये एक दावा होता है या ये एक इनकार होता है, दैट मे बी ईदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इट मस्ट हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस, इसमें एक कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रोपोजिशन एक दावा, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और वो ट्रू या फॉल्स होता है और उसमें कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अ प्रोपोजिशन इज़ अ स्टेटमेंट और assertion that expresses a judgment or opinion which can either be true or false. प्रोपोजिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने फ़लाँ स्टेटमेंट दिया है, तो देखो उनका स्टेटमेंट कैसा है। प्राइम मिनिस्टर ने फ़लाँ स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट एक ऐसा बयान होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोपोजिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जो कि या उसमें क्या है, वो एक जजमेंट या ओपिनियन को एक्सप्रेस करती है। उसमें हमें कोई ओपिनियन दिया जाता है, वो या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, जैसे कि द स्काई इज़ ब्लू और 2 + 2 = 4 प्रोपोजिशंस आर फंडामेंटल। ये उसकी एग्जांपल है प्रोपोजिशंस की। ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 2 + 2 = 4, द स्काई इज़ ब्लू, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये सेंटेंसेस। Propositions are the fundamental building blocks in logic and reasoning. Logic और reasoning में propositions fundamental building blocks हैं। जैसे कि building blocks होते हैं वो ऐसे यूनिट होते हैं जिनसे बिल्डिंग ने
पूरा होना है, उन सब को आपस में मिला के हम बिल्डिंग को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह पे हमारे यहाँ पे प्रोपोजिशंस जो हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे इस सारे प्रोसेस में जो हमने लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट जो होती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हम ऑलरेडी इस बात को देख चुके हैं। ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन एक ही वक्त में दोनों नहीं है, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे दोनों नहीं हो सकते, ट्रू भी हो जाए फॉल्स भी हो जाए, नो, ईदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आइडेंटिफाई सेंटेंसेस, डिटरमिन वेदर ईच सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट। अब आप ये देखें कि क्या दिए गए जुमलों में से हर एक स्टेटमेंट है। ओके, फ्लोरिडा इज अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स। फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट है, एक रियासत है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये एक ट्रू सेंटेंस है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, फ्लोरिडा इज अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक रियासत है, तो ठीक है, दिस इज अ स्टेटमेंट। द वर्ड डॉग हैज़ 4 लेटर्स। अब यहाँ पे देखें, द वर्ड डॉग हैज़ 4 लेटर्स, डॉग में 4 लेटर्स हैं। तो देखिए 4, हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ईदर ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये वाला सेंटेंस ट्रू था, ये वाला फॉल्स है, बट दिस इज प्रोवाइडिंग अस सम इंफॉर्मेशन, लेटर्स के बारे में बता रहा है, लेकिन क्योंकि गलत बता रहा है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट तो है, बिकॉज हम कह चुके हैं कि स्टेटमेंट जो है वो ईदर ट्रू और फॉल्स होगी। तो ठीक है, वर्ड है डॉग, उसके लेटर्स के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि गलत बताया जा रहा है, उसमें 3 लेटर्स हैं, 4 नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज प्रोवाइडिंग अस सम इंफॉर्मेशन, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। हाउ आर यू, हाउ आर यू बेसिकली इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन जो या ट्रू है या फॉल्स है। फिर से बता रही हूँ, हाउ आर यू हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा जिससे हमें पता चले कि कोई बात ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9 प्लस 2 इज अ प्राइम नंबर। अब ये एक स्टेटमेंट तो है, लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर लेते कैलकुलेटर पे, तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि ये प्राइम नंबर, इसका आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। हमें इतना तो पता है कि ये एक होल नंबर हो सकता है, 9 रेज टू द पावर 9 रेज टू द पावर 9, पहले इस वाले 9 की पावर 9 लेंगे, एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर उस बड़े से नंबर को 9 की पावर में पुट करेंगे, एक और बड़ा सा नंबर आ जाएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे, एक और बड़ा नंबर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का कोई डेसिमल पॉइंट अराइज नहीं हो रहा, तो ये सारा का सारा एक होल नंबर तो है, बट प्राइम है या नहीं ये हमें कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। सो स्टेटमेंट तो ये है, इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक हो गया। उसके बाद एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 कब ट्रू है, जब एक्स की वैल्यू 4 होगी, तब ये ट्रू है, बिकॉज 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5। तो ये तब ट्रू है जब x की वैल्यू 4 होगी, ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये फॉल्स है। तो यहाँ पे फिर से आप देखें कि ये स्टेटमेंट सिर्फ एक जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी उसके लिए ट्रू है, बाकी सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए फॉल्स है। सो दिस इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। तो हमारी इन सारी एग्जाम्पल्स में A B C D E, इनमें से सिर्फ C स्टेटमेंट नहीं था, बाकी सब स्टेटमेंट थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता चल गया कि प्रोपोजिशन क्या चीज़ है, स्टेटमेंट क्या चीज़ है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट काम है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट बेसिकली 2 या ज़्यादा स्टेटमेंट्स के साथ मिलके बनती है। 2 स्टेटमेंट्स को हम ज्वाइन करवा दें, अगर किसके थ्रू, एंड, और, नॉट, या फिर इफ़ समथिंग देन समथिंग, इन 4 वर्ड्स के थ्रू अगर हम 2 स्टेटमेंट्स को, एक और है 5वां, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर इन सब में से किसी भी एक के थ्रू 2 स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करवा दें तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, आई विल अटेंड द मीटिंग और आई विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स थे, आई विल अटेंड द मीटिंग, आई विल गो टू स्कूल।
इनको किसके साथ ज्वाइन करवाया है? और के साथ। और का वर्ड था, उसके साथ इन दोनों स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करवा दिया। इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इट इज कंपाउंड of two compound statements. It is compound of the two. I will attend the meeting and I will go to school. इन दोनों को मिला के ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है. द वर्ड और इज अ कनेक्टिव फॉर द टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स, टू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स. दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के साथ मिलके ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है और इन दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करवाया है और ने, और ज्वाइन करवाने वाले को कहा गया है कनेक्टिव. जाहिर है उसने इन दोनों को कनेक्ट किया है आपस में, दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को, सो दिस इज कनेक्टिव. ओके. लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं. लॉजिकल कनेक्टिव इज अ सिंबल और अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस. यहाँ पे बेसिकली आप इनको देख लें, देन हमने स्टार्ट लेना है ट्रूथ टेबल्स के साथ. लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास हैं 5 टाइप्स के. एंड, और, नॉर. इसको नॉट भी कहते हैं, नॉर भी कहते हैं. निगेशन होती है बेसिकली. इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल. कंजंक्शन, एंड क्या चीज़ है? ये उसका सिंबल है और इसको बोलते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ये ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट होगी जो सिर्फ ऐसी सूरत में ट्रू होगी अगर वो उस जिन दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स के साथ मिलके बनी है. कंपोनेंट स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि जो उसके दो कंपोनेंट है जिनके साथ वो मिलके बनी है. दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स अगर दोनों सेम टाइम पे ट्रू होंगी तो ये वाली कंजंक्शन वाली कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, बाकी अदरवाइज ये फॉल्स होगी. डिसजंक्शन में क्या होता है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू. और में ये हो जाता है कि या एक बात या दूसरी बात, तो इसलिए और का मीनिंग भी या होता है, तो इसलिए इसमें ऐसा होता है कि एटलीस्ट एक भी अगर ट्रू है ना कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में से, तो हम उस कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं. निगेशन क्या चीज़ है? अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वॉइस वर्सा. वॉइस वर्सा मीन्स इसका उलट. अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट इज ट्रू. देन इम्प्लीकेशन है. अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स ओनली इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स. फर्स्ट अगर ट्रू होगी और सेकंड फॉल्स हो जाएगी तो ये हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स मानी जाएगी. और बाय कंडीशनल क्या चीज़ है? A compound statement is true if both component statements have the same truth value. बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स, तो फिर ये ट्रू मानी जाएगी. बोथ ट्रू हैं तो भी ये वाली ट्रू, बोथ फॉल्स हैं तो भी ये वाली ट्रू. अगर कोई एक भी गलत हो गई है तो ये फॉल्स. नेक्स्ट हमने स्टार्ट लेना है निगेशन के साथ. निगेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उससे पीछे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं. यहाँ पे हमें कुछ प्रोपोजिशंस दी गई हैं और जस्ट हमें क्या कहा गया है कि उनको सिंबल्स के साथ बताएं. अभी जो हमने सिंबल्स का एक टेबल देखा है हमने वो बताना है. राइट कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. टुडे इज़ फ्राइडे. इस स्टेटमेंट को पी कहा गया है. पी इज़ द स्टेटमेंट दैट टुडे इज़ फ्राइडे. क्यू इज़ द स्टेटमेंट दैट इट इज़ रेनिंग. आर इज़ द स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू अ मूवी. एस इज़ द स्टेटमेंट दैट आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम. ओके, पी क्यू आर एस 4 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास. राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. ए पार्ट है, टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग. टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग. टुडे इज़ फ्राइडे वाली स्टेटमेंट क्या थी? पी. एंड ये वाला सिंबल होता है. इट इज़ रेनिंग क्यू स्टेटमेंट थी. सो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनती है पी and Q, that is
दिस वन, इस तरह से लिखना था सिंबॉलिक फॉर्म में, P एंड Q। सिंपली देखें, स्टेटमेंट्स 4 दे दिए, एंड और निगेशन इम्प्लीकेशन उन सब के बारे में भी हमने टेबल में देख लिया है। अब जस्ट हमने अपनी स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट रेनिंग एंड आई एम गोइंग टू अ मूवी। ये देखें, क्यू स्टेटमेंट थी इट इज़ रेनिंग, क्यू स्टेटमेंट थी इट इज़ रेनिंग, तो इट इज़ नॉट रेनिंग फिर क्या होगी, निगेशन क्यू। सो निगेशन क्यू क्या हो जाएगी, निगेशन का साइन ये होता है, ये जो अलिफ मदा की तरह होता है, निगेशन क्यू एंड इट इज़ नॉट रेनिंग एंड आई एम गोइंग टू अ मूवी। आई एम गोइंग टू अ मूवी कौन सी स्टेटमेंट थी, आर, सो दिस विल बिकम निगेशन क्यू एंड आर। ये देखें, निगेशन क्यू एंड आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आई एम गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। अब यहाँ पे देखें, एस स्टेटमेंट थी आई एम नॉट गोइंग टू अ बास्केटबॉल गेम, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई एम गोइंग टू अ बास्केटबॉल गेम। इसका मतलब है कि सी पार्ट में हमें एस स्टेटमेंट की निगेशन बताई जा रही है। ठीक है, ये तो था आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम, जबकि सी में है आई एम गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम और आई एम गोइंग टू अ मूवी, और आई एम गोइंग टू अ मूवी क्या था, आर था। सो ये बनेगा निगेशन एस और आर, दिस विल बिकम निगेशन एस और आर। ओके, द लास्ट वन इज इफ इट इज रेनिंग देन आई एम नॉट गोइंग टू बास्केटबॉल गेम। इफ और देन में ये वाला साइन यूज होता है, इम्प्लीकेशन है ये, इफ क्यू देन एस। इफ इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, सो इफ क्यू देन आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम, आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम, ये सेम एस है, सो इफ क्यू देन एस। दीज आर सम स्टेटमेंट्स जो कि हमें सेंटेंस वाइज गिवन थी और हमने उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म गिवन होगी और हम उनको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो पी स्टेटमेंट क्या है, द गेम विल बी प्लेड इन एटलांटा। क्यू क्या है, द गेम विल बी शोन ऑन CBS। आर क्या है, द गेम विल नॉट बी शोन ऑन ESPN। एंड एस इज द डॉजर्स आर फेवर्ड टू विन। ओके, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। इन तीनों को वर्ड्स में लिखना है, P एंड Q। तो हम लिखेंगे द गेम विल बी प्लेड इन एटलांटा एंड द गेम विल बी शोन ऑन CBS। ये देखें, द गेम विल बी शोन ऑन CBS एंड द गेम विल बी प्लेड इन एटलांटा। Q एंड P था, सो Q पहले आ गया, एंड के साथ P बाद में आ गया। द B इज निगेशन R एंड S। ओके, निगेशन R क्या हो जाएगी, R है द गेम विल नॉट बी शोन ऑन ESPN, तो निगेशन R क्या हो जाएगी, द गेम विल बी शोन ऑन ESPN। ठीक है, द गेम विल बी शोन ऑन ESPN, सो निगेशन R एंड S एंड द डॉजर्स आर फेवर्ड टू विन। ये देखें, द गेम विल बी शोन ऑन ESPN एंड द डॉजर्स आर फेवर्ड टू विन। लास्ट क्या है, ये है बाय कंडीशनल और इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। एस इफ एंड ओनली एस, ओनली इफ निगेशन P। एस क्या था, द डॉजर्स आर फेवर्ड टू विन, और निगेशन P क्या है, द गेम, P क्या है, द गेम विल बी प्लेड इन एटलांटा, निगेशन P हो जाएगा द गेम विल नॉट बी प्लेड इन एटलांटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे एस द डॉजर्स आर फेवर्ड टू विन इफ एंड ओनली इफ द गेम विल नॉट बी प्लेड इन एटलांटा। ये तो था सारा इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे ये दो एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंट्रोडक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स को वर्ड्स में और वर्ड्स से सिंबल्स में और सिंबल से वर्ड्स में कन्वर्ट करना सीख लेंगे तो आपके लिए ट्रुथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। आगे बेसिकली हमारा काम शुरू होगा ट्रुथ टेबल्स का। अ ट्रुथ टेबल इज़ अ चार्ट
used in logic to show how the truth or falsity of different statements is related to one another. It lists all possible combinations of truth values, true और false, सारी की सारी possible combinations हमने इसमें लिखने होते हैं, एक चार्ट बनाना होता है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसमें हमने दोनों स्टेटमेंट्स या तीनों स्टेटमेंट्स, समटाइम्स दो स्टेटमेंट्स के साथ और समटाइम्स तीन स्टेटमेंट्स के साथ हम ये काम करते हैं। हमने उनमें सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। Statements are for the statements involved and shown result of the combination then using logical operations like and or not. It's a way of systematically figure out whether a logical expression is true or false in every possible case. तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो गया negation, opposites. Negation, the opposite of a proposition is called its negation. किसी भी proposition, किसी भी statement का जो opposite होगा वो इसकी negation कहलाएगा. For example, the negation of John is sitting in the chair is that John is not sitting in the chair. ठीक है, उसकी negation ये हो गई. And the negation of 7 plus 9 is equal to 2 is 7 plus 9 not equals to 2. If we represent a proposition with a letter such as P, then its negation is not P. अगर हम किसी proposition को P के साथ denote करें तो उसकी negation not P होगी और उसको यूं लिखा जाता है negation P इसको पढ़ते हैं. Negations are also propositions because they have the structure of a complete sentence and may be either true or false. Negations भी हमारे पास proper propositions ही होती हैं क्योंकि वो true या false होती हैं. A proposition has a truth value of either true or false. If proposition is true, its negation must be false and vice versa. अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है उसकी निगेशन मस्ट फॉल्स होगी, अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है उसकी निगेशन मस्ट ट्रू होगी. वी कैन रिप्रेजेंट these facts with a simple truth table, a table that has a row for each possible set of truth values. The following truth tables show the possible truth values for the propositions P and its negation not P. It has two rows because there are only two propositions P not P. P अगर ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, P अगर फॉल्स है तो नॉट P ट्रू होगा. ये निगेशन का ट्रूथ टेबल कहलाता है. आपने इसको आइंदा से हमेशा जब भी ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है निगेशन का तो वो हमेशा इसी तरह से होगा. इसमें दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू या फॉल्स, और इसका जो निगेशन होता है ट्रू के लिए वो फॉल्स होता है और फॉल्स के लिए वो ट्रू होता है. डेफिनेशन क्या है? एनी प्रोपोजिशन हैज़ टू पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़. किसी भी प्रोपोजिशन में दो पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. द निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन P इज़ अनदर प्रोपोजिशन दैट मेक्स द ऑपोजिट क्लेम ऑफ P. निगेशन हमेशा P का ऑपोजिट क्लेम बनाता है. P जो भी है निगेशन P उसका ऑपोजिट होगा. इट इज़ रिटन नॉट P एंड हैज़ द ऑपोजिट ट्रूथ वैल्यू ऑफ P. The truth table is a table with a row of each possible set of truth values for propositions being considered. Negation. Find the negation of the proposition. Amanda is the fastest runner on the team. Write its negation. इसकी negation लिखनी है simply. तो इसकी negation क्या हो जाएगी? Amanda is not the fastest runner on the team. ठीक हो गया? If the negation is false, is Amanda really the fastest runner on the team? अगर negation false होगी तो क्या वाकई Amanda fastest runner होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर इसकी निगेशन फॉल्स हो गई, इसकी निगेशन क्या है? अमांडा इज़ नॉट द फास्टेस्ट रनर, तो फिर उसकी निगेशन क्या है? वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि वो फिर वाकई है. द निगेशन ऑफ द गिवन प्रोपोजिशन इज अमांडा नॉट फास्टेस्ट रनर ऑन द टीम. इफ द निगेशन इज फॉल्स द ओरिजिनल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, मीनिंग दैट अमांडा इज द फास्टेस्ट रनर ऑन द टीम, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट द negation of each statement. हर statement की negation लिखें. Bill Gates has a yacht. The number 10 is a prime number. The Dolphins lost the game. इनकी negation क्या होगी? Bill Gates has Bill Gates does not has a yacht.
द नंबर 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, द डॉल्फिन्स लॉस्ट द गेम है, और ये हो जाएगा डिड नॉट लूज द गेम। ठीक है। डिटर्मिन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट, डिटर्मिन वेदर ईच स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए हर स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आ जाएगा 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मीन्स 7 या तो बड़ा है 5 से या बराबर है उसके, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 5 इज़ अ होल नंबर एंड 5 इज़ एन इवन नंबर, तो ये हमारे पास 5 होल नंबर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये फॉल्स हो जाएगी। 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ एन इवन नंबर, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगी। 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 2 इज़ एन इवन नंबर, 2 प्राइम भी है और 2 इवन भी है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगी। डबल निगेशन क्या चीज़ है? डबल निगेशन में क्या हो जाता है? डबल निगेशन में अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी, उसकी निगेशन आ गई नॉट पी, तो डबल निगेशन में नॉट नॉट पी हो जाता है। ठीक है। डबल निगेशन की दो एग्जांपल्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि उनमें स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहाँ पे हमें डबल निगेशन की समझ आएगी। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं, डबल निगेशन से कल स्टार्ट लेंगे। और अभी ये सारा का सारा इंट्रोडक्टरी हमारा लेक्चर था आज का, और इसमें निगेशन के बारे में हमने बेसिकली जो ख़ास जो सबसे मेन चीज़ हमने की है वो निगेशन के बारे में की है, क्योंकि निगेशन जो है आगे जाके ट्रुथ टेबल्स जब हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्ट करने हैं तो निगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो निगेशन, डबल निगेशन एक तो कल देख लेंगे, और कल फिर हम कंजंक्शन से स्टार्ट लेंगे। कंजंक्शन बेसिकली एंड है, एंड के साथ हम ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड के साथ ट्रूथ टेबल, और फिर उसी की तरह डबल स्टेटमेंट से और ट्रिपल स्टेटमेंट से ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इसके बारे में होगा, और आज जो है वो निगेशन था। सो निगेशन को आपने अच्छी तरह से सारा का सारा इसको अच्छी तरह से सुनना है, इसको रीड आउट भी करना है, और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हुए वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि निगेशन फिर बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब ट्रूथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक तो निगेशन और दूसरा डबल निगेशन कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। सो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।